नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं कंचना यादव। कंचना यादव जी का परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक औपचारिकतावश करना पड़ता है, तो हम लोग कर देते हैं। कंचना जी बहुत कुछ समय पहले पीएचडी करके आई हैं जेएनयू से, लेकिन आज इनकी जो पहचान है, एक प्रखर प्रवक्ता के तौर पर है, पढ़ी-लिखी प्रवक्ता हैं। आरजेडी को रिप्रेज़ेंट करती हैं देश के अलग-अलग न्यूज़ चैनल्स पर और दूसरे मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स। एक मजबूत आवाज है और बहुत ही साफ-गोई के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात रखती हैं और इसीलिए आजकल सोशल मीडिया सेंसेशन भी बन गई। आपका बहुत-बहुत स्वागत है कंचना जी, बहुत-बहुत नमस्कार और बहुत स्वागत और सबसे पहले धन्यवाद आपने हमें वक़्त दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जी। वक्त दिया, अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे समय दिया, नहीं, नहीं, नहीं। जगह आप दिया। देखिए आपको तो समय आप यू आर रिप्रेजेंटिंग आज की महिला। हाँ आज हाँ की जो हाँ। मजबूत महिला होना चाहिए, उसको आप रिप्रेजेंट करती हैं। तो आपके लिए तो हर जगह पर अवेलेबल है स्पेस। आप कहाँ टाइम दे पाएँगी ये आपका दिस इज़ वी आर वेरी फॉर्च्यूनेट कि आपने वक़्त दिया, थैंक यू। मैं अब शुरुआत करूँगा, आपने पीएचडी जितनी बड़ी पढ़ाई की, जेएनयू जैसे बड़े कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, फिर कहाँ आप पॉलिटिक्स में आ गई? आप तो जा सकती थी, बड़ी-बड़ी नौकरियाँ कर सकती थी। करोड़ों रुपए तो मिलते आपको तो। देखिए, मौका मौका तो हर किसी के जीवन में होता है और उस कौन से मौके आपको लेने हैं, कौन से मौके आपको छोड़ने हैं और कौन से मौके किस लिए आपको लेने हैं, शायद इस पर भी डिपेंड करता है। तो मुझे आरजेडी में क्यों जाना था और छात्र आरजेडी से क्यों जुड़ना था, यह भी शायद इसलिए हुआ क्योंकि हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं और यहाँ तक अगर पहुंचे हैं, पीएचडी कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो योगदान रहा है मंडल कमीशन का, इसका भले कोई डिनाई कर दे। आज लोग आंकड़े पूछते हैं ना, कितने साल हो गए मंडल कमीशन लागू हुए, कोई का फायदा नहीं दिखता, कहाँ पर है, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। इसको ये पक्ष और विपक्ष में बोलने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जी कोई सर। ये नहीं होगा कि हम ऐसे लोगों को लेकर आए जो कि मंडल कमीशन की वजह से कहीं पर पहुंच पाए हैं। तो मैं उसमें से एक हूँ जो मंडल कमीशन की वजह से कहीं से पहुंच पाई हूँ। तो मेरी आइडियोलॉजी, मेरा अपना जो होता है ना विचारधारा, हमेशा से आरजेडी के प्रति रहा है, लालू जी के प्रति रहा है कि एक ऐसे लीडर जो कि बीजेपी के सामने कभी झुके नहीं, जिनका स्टैंड बहुत क्लियर आज भी और हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा कि सांप्रदायिक ताकतों के सामने अगर कोई ऐसा लीडर जो कभी झुका नहीं, भले जेल स्वीकार कर लिया, तो वो लालू जी उसमें से एक हैं। और हमने जेएनयू में आने के बाद जब मैंने यहाँ पर देखा कि लेफ्ट भी है, राइट भी है, लेफ्ट का वर्चस्व है, राइट जो है मजबूत होते जा रहा है, लेकिन एक वैक्यूम तो ये है कि ना कोई मंडल कमीशन का यहाँ पर नाम लेता है, ना कर्पूरी जी का नाम यहाँ पर लेता है, अम्बेडकर जी का नाम वापसा, जो पार्टी बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन वापसा लेती है और उस विचारधारा पे चुनाव लड़ती है, बात करती है। तो एक वैक्यूम है पूरी तरह से कि बातें तो प्रोग्रेसिव की, लिबरेशन की बातें बहुत आगे आगे तक की जाएंगी, जो कि भारत की असली जो स्थिति है उससे बहुत कोसों कोसों दूर है, चाहे उसमें लेफ्ट हो या राइट हो। तो हमें जो मैंने देखा कि फ्री हाइक मूवमेंट को लेकर हम लोग उसमें आगे आए। एक प्रोफेसर हमारे लाइफ साइंस डिपार्टमेंट में थे जिनके ऊपर हैरेसमेंट का चार्ज था, उसमें विरोध प्रदर्शन में भी हम लोग शामिल हुए। तो उसी से मैं कनेक्ट कर पाई, उसी से मैं जुड़ पाई। एक वही आइडियोलॉजी है, एक वही पार्टी है जिससे मैं जुड़ पाती, जिससे मैं जुड़ सकती थी। मैं उसी पार्टी को चुनी और 2018 के बाद फिर 2018 से हम लोग लगातार छात्र आरजेडी में ही रहे। 2023 में अक्टूबर 2023 में फिर पार्टी ने हम लोग को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाती है। और भरोसा इतना देखिए कि हम लोग रिसर्च स्कॉलर हैं, मतलब एक लीडर का भरोसा करना भी हमारे ऊपर बहुत बड़ी बात सही है बात। ना, कि भाई अभी तो स्टूडेंट हैं ये लोग और नेशनल टेलीविजन पर बैठाना और क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, अपने आप में एक भरोसा करना। अगर भरोसा करते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको वैसे ही लौटाएं, उस भरोसे को भी हम बिल्कुल। कायम रखें। लेकिन आप तो कंचना जी जी। स्टूडेंट हैं, वो ठीक है, लेकिन आपका तो बैकग्राउंड ही बिल्कुल अलग है। आप तो साइंस की पढ़ने वाले हैं। साइंस वाले बच्चे तो वैसे ही बिजी रहते हैं लैबोरेटरीज में। उनको तो काम इतना होता है साइंस का। पॉलिटिकल साइंस या आर्ट्स वाले ज्यादा आते हैं पॉलिटिक्स में। तो आपने बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड चूज किया, ये भी बड़ी बात है। लेकिन लेकिन एक एक एक, एक पता है, एक मिथ भी है। इंडिया में अच्छा। ज्यादातर जो साइंटिफिक लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा नॉन साइंटिफिक हैं। नॉन साइंटिफिक चीजें साइंस वाले ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको जेएनयू का एक उदाहरण दूंगी सर, कि राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन था, उसी दिन जो जेएनयू का कन्वेंशन सेंटर है वहां पे एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था ना, कि पेपर पब्लिश करते हैं लोग, और कॉन्फ्रेंस चल रहा था और देश विदेश से भी लोग आए हुए थे जेएनयू में। और
जैसे ही वहां राम मंदिर का उद्घाटन शुरू हुआ, यहाँ पर जो बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगे हुए थे, सारे साइंस के कॉन्फ्रेंसेस को रोक के राम मंदिर के उद्घाटन को दिखाया गया। और ये वहां से ऑर्डर था या नहीं, यहाँ से लोगों ने किया। तो आप सोचिए कि एक साइंस का कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उसको आप रोक के, तो मैंने जेएनयू में जो मैंने फील किया है कि जेएनयू के अंदर जो साइंस के लोग हैं वो नॉन साइंटिफिक ज्यादा हैं, बल्कि जो सोशल साइंस के लोग हैं वो उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट ज्यादा है कुछ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। और दूसरा कि हाँ, साइंस को भी ऐसे बना दिया गया, सोशल साइंस और साइंस में ये जो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया गया है कि हमेशा इंटेलिजेंट लोग ही साइंस पढ़ते हैं और जो इंटेलिजेंट नहीं होते वो सोशल साइंस पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता। यह भी एक माहौल क्रिएटेड है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, एक साइंस की एक अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है, लेबोरेटरी होती है, टाइम होता है, उस हिसाब से आपको चलना होता है, मैनेज करना होता है। और हायरार्की तो बहुत है साइंस में। हायरार्की इतना है कि मतलब जब तक गाइड बैठा रहे तब तक आप, फ्रीडम नाम की चीज जो है ना वो बहुत कम ही एग्जिस्ट करती है। कि बिल्कुल, अगर बिल्कुल। सुबह 9 बजे गाइड आ गया है तो सुबह 9 बजे आप आ जाइए, जब तक गाइड नहीं जाता तब तक आपको नहीं जाना है। चाय पीने जाना है तो भी गाइड से पूछ कर जाना है। ये जो हायरार्की सिस्टम है जिसकी वजह से साइंस में रहते हुए साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं हो पाता है। और सोशल साइंस में जेएनयू में लेकर इस चीज को फ्रीडम है, गाइड हम्म। बुलाता है, मीटिंग करता है, क्या काम किया आपने, पूरी फ्रीडम देता है। और इस मामले में मैं थोड़ी सी फॉर्चुनेट रही हूँ कि पहले तो अनफॉर्चुनेट थी। 2 साल मेरे पीएचडी में मुझे एक ऐसे गाइड मिल गए थे जो संघ की विचारधारा से आते हैं, और उनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा था मेरी एक्टिविटीज से। फिर उन्होंने आरएससी मीटिंग होती है, इसमें 3-4 प्रोफेसर होते हैं, उसमें तो मुझे सीधा कह दिया कि तुम छोड़ दो। मतलब एक तरीके से उन्होंने कभी मेरा फेलोशिप साइन करने पर रोक देते थे। 9 बजे लैब पहुंचना है, अगर आप 9:05 पे पहुंचे तो रेड पेन से आपका साइन हो जाता था, अब्सेंट जो मार्क होता था फिर मेरा फेलोशिप काट दिया जाता था। तो 2 साल तक मैंने ये झेला। फिर 3rd ईयर में आकर मैंने अपना गाइड चेंज किया, और जो गाइड मिले 3rd ईयर में आकर वो बहुत ही सपोर्टिव, बहुत, वो उनका ये कहना था कि मैं बांध के साइंस नहीं करवा सकता हूँ। उनका ये कहना है कि आपको अपना काम करना है, और आप अपना काम रात में करते हो, दिन में करते हो, सुबह उठकर करते हो, शाम में करते हो, दैट डजंट मैटर टू मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, काम समय पर होना चाहिए, काम होना चाहिए, और जो काम कर रहे हो वो होना चाहिए। और जब मुझे ये मतलब फिजिबल हुआ इस तरीके से मेरे लिए, तो मेरे लिए मैनेज करना फिर आसान हो गया कि मान लीजिए बिल्कुल, शाम को डिबेट में जाना है तो फिर मैं चली गई, और फिर आकर रात में मैं काम कर ले रही हूँ। या तो फिर सुबह 11 बजे मीटिंग है तो मैं एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दे रही हूँ, सर मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, आई विल नॉट एबल टू ज्वाइन बिकॉज आई हैव दिस मीटिंग। तो वो इस चीज को समझते थे, और शायद समझ इसीलिए सकते। मेरे लिए पॉसिबल हो पाया। मतलब बिल्कुल। ऑनेस्टली शायद इसीलिए मेरे लिए पॉसिबल हो पाया, अदरवाइज नहीं हो पाता। कि गाइड मेरे बहुत सपोर्टिव मिल गए, जो इनका ये कहना है कि आप जिस फील्ड में हो अपना बेस्ट करो, बस बेस्ट बहुत करो। बढ़िया, बहुत वेरी जी। नाइस। मुझे लगता है ऐसे ही ज़रूरत और ऐसी लीडरशिप भी आपको मिली है। ये आपने बिल्कुल हाँ सही बात जी। कहा, क्योंकि हम लोग देखते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में बड़ा मुश्किल हो जाता है। यंग लोगों का जो स्टूडेंट लाइफ से अभी-अभी निकले हैं, उनके लिए पद लेना पहले तो अगर कांग्रेस है तो एनएसयूआई से आप गए तो यूथ कांग्रेस में जाओगे या युवा मोर्चा में जाओगे। मेन पार्टी में आने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप लोगों को अच्छा मौका दिया। मुझे लगता है ये भी इसलिए हो पाया क्योंकि आरजेडी की लीडरशिप भी यंग है। जी, जी, बिल्कुल। और आपको बता दें कि रविंद्र जी की हमें जितने भी प्रवक्ता हमारे हैं, प्रोफेसर्स हैं बहुत सारे, 8 नए हाँ, बनाए गए हैं झा साहब प्रवक्ता, हैं है कुछ। ना? हाँ, जेएनयू से हैं, डीयू से, जामिया से हैं, छपरा यूनिवर्सिटी से, पटना, हर यूनिवर्सिटीज से हैं। और हमेशा हमें ये फ्रीडम दिया जाता है, फ्रीडम कि भाई आप सब समझदार हो, आप सब जो है कि उस विचारधारा को जानते हो, समझते हो, लालू जी ने क्या किया, तेजस्वी जी का क्या करें, सब कुछ हमें डिक्टेट हम नहीं करेंगे। डिक्टेट करने का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। आप लोग जाइए, आप लोग बोलिए, आप लोग पढ़िए, लिखिए, मैनेज करिए अपना। लेकिन जहां लगता है आपको, मनोज झा सर है, मनोज झा सर कई बार बोलते हैं कि जहां लगता है आपको कि हाँ इस चीज पर स्टैंड लेने में प्रॉब्लम है या ये चीज गड़बड़ हुई है, वहां पर आप हमें संपर्क करें, या किसी को भी संपर्क करें, पार्टी में तुरंत जवाब आएगा। लेकिन आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग को डिक्टेट, ये फ्रीडम होता है ना, जो फ्रीडम शायद बहुत जरूरी होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो आप, चाहे एकेडमिया में हो आप, और दोनों जगह मुझे वो फ्रीडम मिला, और इसीलिए बैलेंस हो पाया, और इसीलिए मैं साइंस से पॉलिटिक्स में आ भी पाई। जी, जी। तो कंचना जी ये फ्रीडम पार्टी में तो मिल रहा है आपको, न्यूज़ स्टूडियोज़ में मिल पाता है क्या? या वहाँ भी लड़ाई क्या लड़नी पड़ती है? नहीं, न्यूज स्टूडियो में तो लड़नी पड़ती है। पहली बात की, पहली लड़ाई किस बात की होती है? पहली लड़ाई इस बात की होती है कि कोई भी यह नहीं कहे कि वो हम पे एहसान कर रहा है।
सबसे पहले यहाँ पर एंकर ना ये बताने की कोशिश करते हैं रविंद्र जी कि अरे आप आरजेडी से हैं या रीजनल पार्टी से हैं तो हम आपको अपने चैनल पे बुलाकर आपको एहसान कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं। एक दिन वही रूबिका लियाकत जी के शो पर कुछ दिन हुए, क्या बोल रही है, आरजेडी की नई नवेली प्रवक्ता है तो मैं बोली बुलाना हमको बंद करिए। फिर आपको आरजेडी की नई नवेली प्रवक्ता हूं मैं, और आरजेडी की नई नवेली प्रवक्ता भी चाहिए आपको तो बंद करिए। करिए, मैं बुलाऊंगी, मैं क्यों बुलाएंगी आप। तो मतलब ये कहना हमारा है कि आप एक न्यूज चैनल वाले हैं, आपका भी पीआर निकलता है, आपका भी ऑडियंस चाहिए होता है, और हम एक राजनीतिक पार्टी हैं और हमें भी मीडिया की जरूरत है और आपको भी हमारी जरूरत है। मतलब ये इक्वल हो गया। तो आप ये कतई मत बताइए कि आप हमारे ऊपर एहसान लाद रहे हैं। और अगर हम 1 घंटा निकाल कर, 1 घंटे जाने आने में 1 घंटा निकाल कर आपके स्टूडियो में आ रहे हैं, आपके चैनल पर बैठ रहे हैं, इसका यह मतलब है कि मुझे भी प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए और ये मेरा राइट है। अगर आप नहीं दे सकते तो सॉरी, आप मुझे नहीं बुला सकते। तो ये जो हमने ये बनाया स्टैंडर्ड ना अपना, कि पहली बात कि आपके ये जो रहमो करम पे हम नहीं यहाँ बैठे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम बराबर हैं। आपको भी चाहिए कि आरजेडी को ऑडियंस देखे, आपको भी चाहिए बिहार की जनता आपको सुने, देखे, आपका पीआर बढ़े, आपको ऑडियंस बढ़े, और आप हम पे एहसान भी ला दोगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना, बराबरी देखो, का मुकाबला भाई। तो हाँ तो कंचना फिर जी, आपको कैसे टाइम देंगे? आप तो पोल खोल देती हैं, कैसे टाइम मिलेगा बताओ? वही मैं रविंद्र जी एक बात बताइए, आप 1990 के बाद से आपने कभी देखा कि कोई मीडिया लालू जी की बड़ी तारीफ कर रहा हो? हमेशा प्रोपेगेंडा अगेंस्ट, है ना। और अगेंस्ट बोलने में क्या, एक गढ़ा हुआ नारा, इनका जंगल राज, ये चोर वो चोर करके ये 20 साल से चला रहे हैं ये लोग। मतलब 1990 के बाद से चला रहे हैं, 20 साल से। मैं क्या बोल रही हूँ, 20 साल से ये सत्ता में ही है। तो आप बताइए कि 20 साल से हमारे लिए जो लहजा यूज करते हैं, स्पेशली 2014 के बाद जब से मोदी जी पावर में आए, इनको कॉन्फिडेंस पूरी मीडिया को जो आ गई है, कुछ को छोड़कर, इतने ऐसे लहजे में बोलते हैं ना कि कभी कभी आपको ना गुस्सा आ जाए। मतलब आपके नेता को ना डिमीन करने की कोशिश करते हैं, बुलाएंगे, बाबू बुलाएंगे, मॉक करेंगे, और कुछ तो ऐसे ऐसे कथकली स्टाइल में जो है कि मतलब बस वो खड़े होकर डांस नहीं करती है, पूरा वही स्टाइल होता है। तो राहुल गांधी जी तो मोदी जी से डर गए। मतलब मैं आपको अगर कॉपी करूं तो आप अभी भी समझ गए होंगे, आप इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए मैं आगे नहीं बोलूंगी। तो आप जो 2014 के बाद से हमारे लीडरों को कथकली कर करके डिमीन कर रहे हो। और अगर हम एक दिन कथकली अंदाज में आपको जवाब दे दे, आप ही के अंदाज में, आप तो भड़क जाते हो। मतलब आपका टॉलरेंस पावर इतना कम है क्या? हम आपको 2014 से टॉलरेट कर रहे हैं, टॉलरेट के बावजूद भी हम आपके चैनल पे आ रहे हैं, लेकिन हम आपको अगर कथकली अंदाज में एक दिन पलट के जवाब दे दे तो आपका ना हवा पानी जो है वो पूरी तरह से हिल जाता है, ब्लर हो जाता है विजन आपका। तो यही समस्या है इनकी यही बिल्कुल। समस्या है कि हमें भी कथकली अंदाज में आता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और मैं भी अपनी तरफ से कई बार कहना तय हूँ ये बात। अब देखिए, लालू यादव कौन है? यादव नेता हैं। चौधरी देवीलाल कौन थे? जाट नेता। चौधरी चरण सिंह कौन थे? जाट नेता। इंद्रजीत सिंह कौन है? यादव नेता। मतलब जो व्यक्ति ओबीसी है, दलित समुदाय से है। मायावती कौन है? मायावती है दलित दलित में, नेता। हाँ, और एग्जैक्टली। मायावती उसी स्टेट की मुख्यमंत्री मायावती बन गई, लेकिन दलितों की नेता रह गई सारी जिंदगी। उसी पद जी पर आके चौधरी चरण सिंह जो है वो केवल जाटों के ही नेता रहे। उसी पर देवीलाल जो है वो सिर्फ जाटों के ही नेता रहे। उसी पर लालू यादव, मुलायम सिंह यादव बैठते हैं तो वो केवल यादवों के नेता है, और बाकी समुदाय के लोग पूरे देश के नेता। अटल पूरे बिहारी देश के, वाजपेयी के लिए तो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए तो कोई नहीं बोला ब्राह्मणों का नेता है। किसी ने बिल्कुल कहा क्या ब्राह्मणों बिल्कुल का नेता? बिल्कुल बिल्कुल। अभी इंद्र आप, इंद्र बिल्कुल कुमार अभी गुजराल को आपने किसी इंद्र कुमार जी गुजराल को बोला कि पंजाबियों के नेता हैं? जी जेटली को किसी ने बिल्कुल बोला कि ये पंजाबियों के नेता है? या सुषमा स्वराज को बोला किसी ने नहीं बोला। तो ये कैसे हो जाएगा? उसी पद पे एक व्यक्ति बैठा तो एक ही जाति का नेता, दूसरा व्यक्ति सारे देश का नेता। तो ये तो समझाओ कोई। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि कैसे किस एंगल से काटते हैं भाई कि बहन मायावती जी जो मुख्यमंत्री बनी, उनको सिर्फ दलितों का वोट मिला था क्या? नहीं ना। बिना वो, उनको सबका वोट मिले, हर समुदाय से कुछ कुछ वोट बिना मिले वो मुख्यमंत्री नहीं बनी। एक अच्छी जो है वो शासक, एक अच्छी मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आप उनको दलितों, रामविलास पासवान जी दलितों के नेता, क्यों वो दलितों के दलितों नेता के भाई? रहे। वही कभी
कभी ब्राह्मणों का नेता, कभी राजपूतों का नेता, कभी इस तरीके से आप नहीं सुनेंगे। तो एक दूसरा एंगल इनका है। तीसरा आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि आरजेडी में सिर्फ एमवाई ही वोट देते हैं। पिछली बार लोकसभा में 15% हमारा अपने ही लोकसभा के मुकाबले में बढ़ा है, 2020 में बढ़ा है। अगर हम मात्र कुछ मार्जिन से 12-14 सीटों से अगर हमारी सरकार नहीं बनी, तो आपको लगता है कि रविंद्र जो वो वोट बस मुस्लिम और यादवों का था? नहीं ना। तो ये तो बस एमवाई की पार्टी, ये तो बस एमवाई की पार्टी है, इनको और कोई वोट नहीं करता। ये जो इनका तरीका है, फिर इसके लिए फिर क्या करेंगे, लीडरों को मॉक करो, मतलब हर तरीके से ना छोटा दिखाओ। और इनका ये मोदी जी की आदत है कि अपनी लकीर ये बढ़ाते नहीं है, दूसरों की काटने में ज्यादा बिलीव करते हैं। इन्होंने आडवाणी जी को जो रास्ते से हटाया 75 साल की उम्र लगा के। अरे भाई 75 साल की उम्र क्यों लगा? आपकी उम्र हो गई ना 75 साल, आप क्यों नहीं रिटायर होते हैं? आप फिर जाओगे जो बिहार में, फिर कहोगे कि माँ को गाली दी गई, और ये बहुत ही गंदी राजनीति है। माँ को गाली दी गई, हम सब आपके साथ हैं। आप कहाँ चलना चाहते हैं? अगर आप कमजोर प्रधानमंत्री हैं, चलिए पुलिस स्टेशन, हम आपके साथ चलते हैं, आप FIR करिए, आपकी सरकार है। पुलिस ने अभी तक नहीं बताया कि जिस व्यक्ति ने गाली दी कि वो आरजेडी या कांग्रेस से था या नहीं भी था, लेकिन आपने माँ पे पूरी राजनीति करवा दी बिहार में। हम तो इतनी छोटी राजनीति नहीं कर सकते ना। मतलब पूरे सड़क पे आपने देखा होगा, गुंडे उपद्रवी उस दिन पूरे उतरे और बिहार की सड़कों पर माँ बहनों की गाली दिए, पत्रकारों को मारे, प्रसव पीड़ा से परेशान महिला को नहीं आने दिए, साइकिल उठा के फेंक दिए, पूरा आतंक उस दिन मचाए थे सड़क पर। लेकिन इनको अपनी माँ के बदला का अपमान लेना है। अब खुद सोचिए कि घुसपैठिए कहते किसको हैं? आप बिहार में जैसे ही चुनाव आएगा, बंगाल में चुनाव आएगा, घुसपैठिए आ गए। लेकिन आपकी सरकार ने क्या आंकड़े पेश किए हैं, ये बता दीजिए। ये सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 1822, मात्र लगभग 2000 भी नहीं, आपने घुसपैठियों को आइडेंटिफाई किया, आपने डिपोर्ट किया या नहीं किया, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। लेकिन यूपीए सरकार में वही 87,000 के आसपास था। तो चुनाव आते ही आप आते हो घुसपैठिए कहते हो, मतलब आप अपने आप को कह रहे हो कि आप कमजोर प्रधानमंत्री हो। मतलब आप क्या रहते हैं, घुसपैठिए आगे, राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? समझ ही नहीं आता आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। माँ पे लड़ेंगे कि घुसपैठियों पर लड़ेंगे, है ना? क्या आजकल ये चलो जीते हैं। मैं तो अभी पटना में थी, तो एक गाड़ी जा रही थी मेरे सामने से, उस पर लिखा था चलो जीते हैं। तो मोदी जी के पूरे राजनीतिक करियर बचपन से लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर पूरे बिहार में जाकर दिखाना है कि देखिए मोदी जी जो है कितने परेशान, कितने कष्ट, इनकी माँ कैसे बर्तन धोती थी दूसरे के घर में, तब ये प्रधानमंत्री बने। मोदी जी के संघर्षों का मतलब गाथा पूरे बिहार में दिखाना है। लेकिन मैं पूछ रही हूँ ना कि मोदी जी आपकी एक संघर्ष होगी, हम कोई नहीं डिनाई करता, लेकिन बिहार में जो करोड़ों युवा है उनका भी वही संघर्ष है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सबसे पहले मोदी जी को आगे आना चाहिए था कि जिस संघर्ष से मैं गुजरा हूँ, वो संघर्ष जो है किसी और को नहीं करना पड़े। प्रधानमंत्री बन चुका हूं, मैं ये इंश्योर करूं कि जो मेरी माँ दूसरों के घर में बर्तन मांज के मुझे यहाँ तक पहुंचाई है, कि किसी माँ को ये जरूरत नहीं पड़े। लेकिन उल्टा आप जो ऑलरेडी परेशान है उसको आप अपनी परेशानी बेच रहे हो। आज जनजी, हमने कह दिया जनजी, अब ये लोग जनजी का मुद्दा बनाकर उठ गए हुए हैं कि ये चाहते हैं कि नेपाल वाला हाल। तो हमारे नेता मनोज झा जी को गलत कोट करके कल से कहा जा रहा है कि मनोज झा जी कह रहे हैं कि बिहार, यहाँ बिहार में भी और इंडिया में भी इसी तरह का होगा। अरे हम तो सीखते हैं जो नेपाल में हुआ वो कहीं ना हो। हमारे देश में क्या, दुनिया के किसी भी कोने में ना हो, दुनिया के किसी भी कोने का कहीं का भी सदन नहीं जलाया जाए, कहीं की भी प्रॉपर्टी जो जनता के पैसों पर, टैक्स पेयर के पैसों पर बनी है, नहीं जलाया जाए। लेकिन जो प्रॉब्लम कॉज हुआ, उस प्रॉब्लम के लिए कौन जिम्मेदार है? जेनजी आप बात करते, जेनजी गाली नहीं है। जेनजी का मतलब वो जनरेशन जो कि इंटरनेट के पहले लहर में जो पैदा हुई है 1990 के बाद से 2012 के बीच में, वो जेनजी है। उसका एक टर्मिनोलॉजी जेनजी दिया गया हुआ है, और उसकी जनसंख्या भारत में 40 करोड़ है। और 40 करोड़ लोग, क्या उनके परिवार नहीं है? क्या उनके माता पिता नहीं है? माता पिता नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए? उनको भूख नहीं लगती, उनकी शिक्षा नहीं चाहिए? वो कहीं पर आईफोन खरीदते हुए कुछ लोग लाइन में लग गए, पूरे भारत की 40 करोड़ जनता को उसी आईने से दिखा दिया गया कि यही होते हैं जेनजी। अरे वही नहीं होते हैं जेनजी। जेनजी का मतलब होता है इंटरनेट के लहर में, पहली लहर में पैदा हुए वो 40 करोड़ जनता देश की। और पूरे विश्व में भारत एक इकलौता देश है जहां पर सबसे ज्यादा जेनजी हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं जेनजी भी यहाँ पर तोड़फोड़ कर। हमारे देश का ये हमारा इतिहास रहा है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट में
भरोसा करते हैं। और भारत में बहुत बड़े बड़े पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं और यह भी इतिहास गवाह रहा है कि जनता की तरफ से कभी भी वायलेंस नहीं हुआ है। वायलेंस हुआ है तो इस सरकार की तरफ से हुआ है, चाहे वो किसान आंदोलन हो। एक भी तस्वीर लाकर दिखा दे जहां पर किसान पत्थर मार रहे हो, एक भी तस्वीर लाकर दिखा दे जहां किसान लाठी मार रहे हो। सरकार ने लाठी मारी, सरकार ने गोला बारूद फिकवाया, सरकार ने पाली फिकवाया, सरकार ने किले ठुकवाए, जनता ने नहीं किया ये। तो जेनजी को कह देना, कभी किसानों को आतंकवादी कह देना, कभी जेनजी को आतंकवादी कह देना, कभी लीडर ऑफ अपोजिशन को आतंकवादी कह देना, कभी तेजस्वी जी को चोर कह देना, ये कहने कब तक दूसरों को डिमीन करके आप लोग अपनी राजनीति करते रहोगे भाई? अगर इकोसिस्टम मीडिया, मैं कह रही हूँ इन्हीं का बनाया गया जो इकोसिस्टम है रविंद्र जी, अगर ये इकोसिस्टम एक दिन मोदी 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 कहना बंद कर देना, अगले दिन मोदी जी खत्म हो जाएंगे। एक दिन मात्र पूरा जो है सिर्फ एक दिन रिपोर्टिंग कर दे, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर दे और मीडिया का काम मीडिया कर दे, मोदी जी एक दिन में हिल जाएंगे। तो अगर मोदी जी आज स्टैब्लिश है, पावर में है, तो इनका एक बहुत बड़ा योगदान है सच को सच नहीं बताना। ये है इनका रोल। तो तिलमिलाएंगे नहीं तो क्या होगा इनको? क्या होगा? तो